हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए 4 सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके पेपर 3 को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है साइंटिफिक राइटिंग, जिसे हिंदी में बोला जाता है वैज्ञानिक लेख। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग यानी कि आप और मैं दोनों लोग मिल करके जो ह्यूमन डेवलपमेंट का पार्ट था आपका साइंटिफिक राइटिंग, ठीक है, यानी कि पेपर 3, आज इसका हमारा लास्ट क्लास होगा। और जो इसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ये आपके पूर्णतया सिलेबस पर आधारित एंड आपके बुक वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कौन से क्वेश्चंस होंगे? तो ये आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, सारे के सारे जो भी होंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसमें आपको न्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको न्यू देखने को मिलेगा। और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के थोड़ा सा, यानी कि जो पहले मैं क्लास करा चुकी हूँ उससे कुछ रिविजन के लिए केवल मैंने लिया है, क्योंकि कुछ लोगों को देखिए वीडियो नहीं मिल पाती है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम सारे यानी कि जो थर्ड पेपर का वीडियो है उस सारे यानी कि वीडियो का लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे कि आप लोगों को कोई भी वीडियो देखने में यानी कि दिक्कत ना हो। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का जो फोर्थ पेपर का उसमें सारे आप लोगों के वीडियो फाइनली कंप्लीटली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो क्लास रहेगा, इसके पहले हमने देखिए एक कल मैराथन क्लास चलाई थी और एक अभी 1-2 घंटा लगभग हो गया होगा, 2-2.5 घंटा 3 घंटा लगभग हो ही गया होगा। ठीक है, तो एक मैंने पार्ट 2 का मैराथन क्लास दिया और सीरीज वाले दोनों क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो हमारे कुछ क्वेश्चन है थोड़ा सा आपके लिए न्यू क्वेश्चन ये हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्लास की शुरुआत करें। इसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका चैनल है लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एकदम इस वीडियो को फैला दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों की लास्ट क्लास की वीडियो है और इसमें हमने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और देखिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आप लोगों का बहुत कम टाइम है, तो आप सभी लोग जितने से ज़्यादा लोग हो सके, ठीक है, उतने ज़्यादा लोगों को आप लोग शेयर करिए, ताकि सभी लोग फटाक से यानी कि वीडियो अपलोड हो उसके तुरंत जस्ट बाद आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को यानी कि देख पाएँ। ठीक है, तो इतने ज़्यादा लोगों को आपको यानी कि वीडियो ये क्लास यानी कि आज की शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की तरफ, और सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि तालिका निर्माण आधारित होता है, यानी कि जो हम तालिका का निर्माण करते हैं, यानी कि हम देखिए आप अपने बुक्स यानी कि बुक्स वगैरह में देखते होंगे। ठीक है, यदि आप लोग कोई क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई भी यानी कि जैसे कि चार्ट वगैरह आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ तालिका वगैरह बनाते हैं, तो उसका यानी कि जो तालिका का निर्माण होता है उसका आधार क्या होता है, किस पर आधारित होता है? पहला ऑप्शन है अनुसंधानकर्ता के अनुभव, सेकेंड ऑप्शन है आपका कार्यकुशलता, थर्ड ऑप्शन है आपका विशुद्ध विज्ञान, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो तालिका निर्माण करने का जो आधारित होता है, यानी कि तालिका निर्माण आधारित होता है, वो आपके अनुसंधानकर्ता के अनुभव पर आधारित होता है, उसके कार्यकुशलता पर आधारित होता है और विशुद्ध विज्ञान पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि तालिका निर्माण करने से जो भी आपके पास विशुद्ध विज्ञान होता है वो शुद्ध विज्ञान में परिवर्तन हो जाता है, और जो अनुसंधान करता होता है उसका कुशलता यानी कि उसकी जो कार्य है उसकी कार्य कुशलता को देखा जाता है, और जो अनुभव यानी कि अनुसंधान करता है उसके एक्सपीरियंस को होता है, उसने क्या सीखा है, कितना उसके पास अनुभव है, इसी आधार पर तालिका का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि तालिका के शीर्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, यानी कि एक तालिका जो होती है, ठीक है, उसके शीर्षक में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है कि शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जो शीर्षक होता है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है आपका कि शीर्षक सामान्य पाठ के अक्षरों की अपेक्षा मोटा होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है आपका शीर्षक स्पष्ट तथा आकर्षक होना चाहिए, और फोर्थ ऑप्शन है कि उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो तालिका के शीर्षक होते हैं, ठीक है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये तीनों ही आपके विशेषताएं जो है वो इंपॉर्टेंट रूप से होनी चाहिए एक तालिका के यानी कि शीर्षक में। यानी कि जो शीर्षक है वो संक्षिप्त होना चाहिए, शीर्षक सामान्य पाठ के अक्षरों की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, यानी कि शीर्षक का मतलब जो आपका ये मेन वाला हेडिंग रहता है, ठीक है, जो हेडिंग रहता है यानी कि जो आप नीचे पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है जो आपका हेडिंग है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वो ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि जो शीर्षक है वो स्पष्ट और आकर्षक देखने में होना चाहिए। ओके, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि शीर्षक में कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए, यानी कि जो शीर्षक है आपका उसमें कौन कौन सी बातें जो हैं वो सम्मिलित होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है आंकड़ों की प्रकृति, सेकेंड ऑप्शन है आपका आंकड़ों का समय अंतराल, और थर्ड ऑप्शन है कि भौगोलिक वितरण, वितरण नहीं यहाँ पर सॉरी, हाँ ठीक है, भौगोलिक विवरण होना चाहिए था, ठीक है, या फिर वितरण, भी वितरण ही होगा, ठीक है। और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो शीर्षक होता है इसमें कौन कौन सी बातें सम्मिलित होनी चाहिए, तो आपका आंकड़ों की जो प्रकृति है वो सम्मिलित होना चाहिए शीर्षक में, ठीक है, और आंकड़ों का जो समय अंतराल है वो भी सम्मिलित होना चाहिए, और जो भौगोलिक विवरण है, ठीक है, वो भी सम्मिलित होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग देखिए इस क्वेश्चन पेपर में, यानी कि आज के जो हम लोगों ने अपने क्लास से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग अपने 65 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से यानी कि कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रत्येक तालिका में होती है, यानी कि प्रत्येक तालिका में क्या होती है, स्तंभ होती हैं, पंक्तियां होती हैं, या उपर्युक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो देखिए प्रत्येक तालिका में आपका इस यानी कि तालिका में स्तंभ और पंक्तियां दोनों ही होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि लंबवत स्तंभों के शीर्षक को कहा जाता है, यानी कि जो लंबवत स्तंभ होते हैं, ठीक है, इसके शीर्षक को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका उप शीर्षक, और यानी कि जो कैप्शन होता है आपका, सेकंड आपका होता है कॉलम हेड, ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है आपका उपर्युक्त दोनों, और फोर्थ है आपका कोई नहीं। तो देखिए जो लंबवत स्तंभों में जो शीर्षक होता है उसको उप शीर्षक और कॉलम हेड ये दोनों ही बोला जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि सारणी का वह मुख्य भाग जिसमें तथ्यों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि जो सारणी का मुख्य भाग होता है, ठीक है, जिसमें आपके तथ्यों को रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। मुख्य अंग कहा जाता है यानी कि मेन बॉडी, या फिर शीर्षक कहा जाता है, या अनुशीर्षक कहा जाता है, या फिर एक ऑप्शन और है इसमें स्तंभ, ठीक है। तो क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा कि जो शीर्षक का वह मुख्य भाग जिसमें आप तथ्यों को यानी कि आप अपने तथ्यों को रखते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो वो उसका मुख्य अंग होता है यानी कि मेन बॉडी होता है जहाँ पर तथ्यों को रखा जाता है आपकी सारणी में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि तालिका का निचला सिरा जिसमें योग या फिर टेबल, ठीक है, टेबल लिखा जाता है क्या कहलाता है। यानी कि देखिए आप कोई भी तालिका बनाते हैं, ठीक है, तो लास्ट में जो ये वाला पॉइंट होता है, ठीक है, इसमें आप योग लिखते हैं, ठीक है, यानी कि क्या लिखते हैं, योग लिखते हैं, और यहाँ पर ऊपर से जो भी संख्या रहती है इसका योग यानी कि जोड़ करके आप यहाँ पर लिखते हैं। इस योग को आप क्या बोलेंगे, अनुशीर्षक बोलते हैं, या मुख्य अंग बोलते हैं, या फिर बॉक्स हेड बोलते हैं, या फिर स्तंभ बोलते हैं। तो देखिए जो तालिका का सबसे निचला सिरा होता है जिसमें योग या फिर टेबल लिखा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसका यानी कि उसको बॉक्स हेड कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, बॉक्स हेड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका अगला कि स्तंभों के निर्माण में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक, यानी कि जो स्तंभ होते हैं उसके निर्माण में किन किन बिंदुओं का ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। सबसे पहला ऑप्शन है स्तंभों का आकार, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्तंभों का क्रम, थर्ड ऑप्शन है आपका स्तंभों का विभाजन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। यानी कि देखिए जो स्तंभों के निर्माण में किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है, तो आप स्तंभों के आकार, उसके क्रम, उसके विभाजन, इन तीनों को ही आप ध्यान में रख करके स्तंभ का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि विभिन्न स्तंभों में दिए गए विवरण व उनके आंकड़े जो क्षैतिज रूप में लिखे जाते हैं कहलाते हैं। यानी कि जो विभिन्न स्तंभ में दिए गए विवरण होते हैं और उनके आंकड़े जो कि क्षैतिज रूप में लिखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पंक्तियाँ कहलाते हैं, टिप्पणी कहलाते हैं, या स्रोत कहलाते हैं, या फिर मुख्य अंग कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपके देखिए पंक्तियाँ कहलाते हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल मोड में यानी कि क्षैतिज रूप में इस प्रकार से, जैसे कि आप लोगों ने अभी मोबाइल करके पढ़ रहे होंगे क्षैतिज रूप में, ठीक है, आपका स्क्रीन जो है वो बड़ा दिख रहा होगा, तो इसको पंक्तियां बोलते हैं, यानी कि पंक्ति में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पंक्तियां। ओके, चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि टिप्पणियाँ के प्रकार होते हैं, यानी कि जो टिप्पणी होते हैं, ठीक है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका हेड नोट या टिप्पणी, सेकंड ऑप्शन है आपका पाद टिप्पणी या फुट नोट, और थर्ड ऑप्शन है आपका उपर्युक्त दोनों, और लास्ट के फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जो टिप्पणियों के प्रकार होते हैं, ठीक है, वो दो प्रकार होते हैं, एक आपका हेड नोट या टिप्पणी होता है, दूसरा पाद टिप्पणी या फिर फुट नोट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड होगा, यानी कि उपर्युक्त दोनों, यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि मुख्य शीर्षक होना चाहिए, यानी कि मुख्य शीर्षक जो है वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, आंकड़ों की प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला होना चाहिए, या फिर दोनों होना चाहिए, या कोई नहीं। बिल्कुल सही बात है। देखिए जो मुख्य शीर्षक होता है उसको संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में होना चाहिए, और जो भी आंकड़े हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड है, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखें अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। और जल्दी जल्दी से आप सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं चैनल पर, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो आप लोग सेशन को लाइक कर लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद आप अपने सभी दोस्तों में जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं वो लोग शेयर कर लें। ओके, क्वेश्चन है कि तालिका निर्माण के नियम है, यानी कि जो तालिका निर्माण के नियम है, पहला ऑप्शन है आपका तालिका विशिष्ट एवं समझने में आसान होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन है इस पे मुख्य शीर्षक थोड़े कम यानी कि थोड़े कम होने चाहिए, और थर्ड ऑप्शन है शीर्षक व्याख्या करने योग्य हो, और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। यानी कि जो तालिका निर्माण के नियम होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो तालिका निर्माण के नियम होते हैं, तालिका विशिष्ट एवं समझने में आसान होना चाहिए आपका, ठीक है। और जो तालिका होता है यानी कि जो शीर्षक होता है वो थोड़े होने चाहिए, थोड़े का मतलब कम होना चाहिए, और जो शीर्षक होता है वो व्याख्या करने योग्य होता है। और देखिए जो आपका शीर्षक व्याख्या करने योग्य, यानी कि जो आपका शीर्षक है वो व्याख्या करने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो तालिका निर्माण के नियम होने चाहिए ये आपके उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों ही नियम आपके तालिका निर्माण करने के लिए होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है कि किसी भी शोध ग्रंथ या आलेख का अंतिम अध्याय होता है, यानी कि किसी भी शोध ग्रंथ या फिर उसके आलेख का अंतिम अध्याय क्या होता है। पहला ऑप्शन है इसमें परिशिष्ट, सेकंड ऑप्शन है आपका तालिका, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट प्रतिवेदन लेखन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची। तो देखिए जो किसी भी शोध ग्रंथ या फिर आलेख का अंतिम अध्याय होता है वो आपका परिशिष्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, परिशिष्ट होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वहीं आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि परिशिष्ट की उपयोगिता होती है, यानी कि परिशिष्ट की उपयोगिता कहाँ कहाँ पर होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है अध्ययन की प्रामाणिकता को सिद्ध करने में, यानी कि जो अध्ययन है, ठीक है, आपका उसको प्रामाणिक करने में, यानी कि प्रामाणिकता जो होती है उसको सिद्ध करने में होती है परिशिष्ट की आवश्यकता। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि पाठकों की जानकारी में वृद्धि करने के लिए परिशिष्ट की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट है आपका शोध छात्रों के मार्गदर्शन के लिए होता है, हेतु का मतलब के लिए होता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है कि नवीन जानकारी प्राप्त करने के लिए परिशिष्ट की उपयोगिता होती है, और पांचवा है कि शोध कार्य की पूर्णता के लिए परिशिष्ट की उपयोगिता होती है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो 6 है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि परिशिष्ट शोध ग्रंथ का भाग है, यानी कि जो परिशिष्ट होता है वो शोध ग्रंथ का कैसा भाग होता है, ऐच्छिक होता है, अनैच्छिक होता है, या फिर केवल एक सही है, या फिर केवल दो सही है। तो देखिए जो परिशिष्ट शोध का यानी कि परिशिष्ट शोध ग्रंथ का भाग होता है वो आपका ऐच्छिक होता है। तो आप लोग ऐच्छिक पे टिक ना करके आप लोग केवल एक पर टिक करेंगे, तभी आपका आंसर जो होगा वो राइट माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि केवल एक केवल दो भी दिया है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में यानी कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि परिशिष्ट के शीर्षक लिखा जाता है, यानी कि जो परिशिष्ट का शीर्षक होता है वो कैसे लिखा जाता है, बड़े कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है, या छोटे स्मॉल अक्षर में लिखा जाता है, या फिर केवल एक या केवल दो, कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। तो देखिए जो परिशिष्ट के शीर्षक होते हैं वो बड़े और कैपिटल अक्षरों में लिखे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका कि परिशिष्ट में सम्मिलित की जाने वाली सामग्री है, यानी कि जो परिशिष्ट है उसमें सम्मिलित की जाने वाली सामग्री है। पर पहला ऑप्शन है आपका प्रश्नावली एवं सूची, सेकंड ऑप्शन है आपका आधिकारिक प्रलेख, थर्ड ऑप्शन है आपका प्रारंभिक मूल आंकड़े और फोर्थ ऑप्शन है आपका परिशिष्ट में रेखा चित्र व एवं तालिकाएं और फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो परिशिष्ट में सम्मिलित की जाने वाली सामग्री होती है वो आपकी प्रश्नावली एवं सूची, आधिकारिक प्रलेख, प्रारंभिक मूल आंकड़े, परिशिष्ट में रेखा चित्र एवं तालिकाएं, ठीक है, ये सभी आपके परिशिष्ट में सम्मिलित की जाने वाली सामग्री होती हैं। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फिफ्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे इतने लंबे क्वेश्चन आते नहीं बट आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन है कि परिशिष्ट के मार्गदर्शन हेतु मार्गदर्शन है, यानी कि परिशिष्ट के मार्गदर्शन के लिए मार्गदर्शन है। पहला ऑप्शन है प्रश्नावली या अनुसूची की खाली प्रति ही संलग्न करनी चाहिए। सेकेंड है आपका लंबे आधिकारिक दस्तावेजों को संलग्न करने से बचना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि मूल आंकड़ों को केवल अपवाद स्वरूप सम्मिलित करना चाहिए और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है, यानी कि परिशिष्ट के मार्गदर्शन हेतु मार्गदर्शन, ये सभी यानी कि तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि लेखन क्या है, यानी कि जो लेखन है वो क्या है, विज्ञान है, कला है, ड्राफ्ट है या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो लेखन होता है वो एक प्रकार का आपका कला होता है। क्या होता है? कला होता है। देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन को मैंने सोचा कि आप लोगों को यूट्यूब पे भी करा दूं। वैसे मैंने पीडीएफ के फॉर्म में तो सभी लोगों को दिया है जो लोग पीडीएफ परचेस किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन जो होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि लेखन की प्रक्रिया है, यानी कि जो लेखन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, रचनात्मक कार्य होता है, निरीक्षण कार्य होता है, ड्राफ्टिंग बनाना होता है या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो आपकी लेखन की प्रक्रिया होती है वो आपका रचनात्मक कार्य होता है, ठीक है, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि लेखन प्रक्रिया के कम से कम कितने चरण होते हैं, यानी कि जो लेखन की प्रक्रिया होती है उसके कम से कम कितने चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं या फिर 6 चरण होते हैं। तो देखिए जो लेखन प्रक्रिया के कम से कम कितने चरण होते हैं, तो आपके 4 चरण होते हैं। कम से कम 4 चरण, अधिक से अधिक तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कम से कम कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका अगला कि लेखन प्रक्रिया के विभिन्न चरण को बताइए। अभी अभी आप लोगों ने ऊपर के क्वेश्चन में देखा कि कम से कम कितने चरण होते हैं लेखन प्रक्रिया के, तो 4 चरण होते हैं। अब आपको बताना है कि लेखन प्रक्रिया के विभिन्न चरण कितने, यानी कि कौन कौन है उसको बताइए। पहला ऑप्शन है आपका पूर्व लेखन, सेकंड है आपका ड्राफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन है संशोधन करना और फोर्थ है संपादन करना और फिफ्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो राइट ऑप्शन होगा, यानी कि लेखन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। पहला आपका पूर्व लेखन होता है, फिर उसके बाद सेकेंड आपका ड्राफ्टिंग होता है, थर्ड संशोधन करना होता है यानी कि रिविजिंग, और फोर्थ आपका संपादन करना यानी कि संपादन कर देना किसी भी अपने लेखन प्रक्रिया को, ठीक है। ये चारों ही आपके लेखन प्रक्रिया के चरण हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फिफ्थ है लास्ट के, वहीं आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी भी आलेख या प्रतिवेदन का ड्राफ्ट लिखने से पूर्व की जाने वाली कोई भी क्रिया कहलाती है, यानी कि किसी भी अभिलेख या प्रतिवेदन का ड्राफ्ट लिखने से पूर्व की जाने वाली कोई भी क्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन है आपका पूर्व लेखन, सेकेंड ऑप्शन है आपका ड्राफ्टिंग, थर्ड ऑप्शन है आपका संशोधन करना और फोर्थ है संपादन करना। तो देखिए किसी भी अभिलेख या प्रतिवेदन का ड्राफ्ट लिखने से पूर्व की जाने वाले जो भी कोई भी क्रिया जो होती है वो आपका पूर्व लेखन कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? पूर्व लेखन कहलाती है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 1 मिनट, इसमें कई ऑप्शंस होंगे। हाँ, देखिए क्वेश्चन है आपका कि लेखन प्रक्रिया के सामान्य चरण है, यानी कि देखिए जो लेखन प्रक्रिया के कम से कम आपने अभी देखा ऊपर 4 चरण, ठीक है। अब जो लेखन प्रक्रिया के सामान्य चरण है वो कितने चरण है या फिर कौन कौन से चरण है इसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है विषय वस्तु का वैधानिक विश्लेषण, सेकेंड ऑप्शन है आपका अंतिम रूपरेखा की तैयारी, थर्ड ऑप्शन है आपका रफ ड्राफ्ट की तैयारी, फोर्थ है पुनर्लेखन एवं रफ ड्राफ्ट को परिष्कृत करना और फिफ्थ ऑप्शन है आपका अंतिम ड्राफ्ट लिखना और लास्ट के छठवें ऑप्शन है आपके 6 उपर्युक्त सभी।
तो देखिए जो लेखन प्रक्रिया के सामान्य चरण होते हैं ये सभी होते हैं, यानी कि विषय वस्तु का वैधानिक विश्लेषण, अंतिम रूपरेखा की तैयारी, रफ ड्राफ्ट की तैयारी, पुनर्लेखन एवं रफ ड्राफ्ट को परिष्कृत करना, अंतिम ड्राफ्ट लिखना। तो इस प्रकार से आपके जो राइट ऑप्शन हो जाएंगे उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सभी व्यक्तियों के कार्य करने का तरीका होता है, या फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया था से फर्स्ट पेपर में, सभी व्यक्ति एक दूसरे से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सभी व्यक्तियों के कार्य करने का तरीका कैसे होता है, तो वो आपका भिन्न होता है। ठीक है, ये गलत थोड़ा सा इसमें टाइपिंग हुआ है। ठीक है, कैसा होता है, भिन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि केवल 2। ठीक है, यही आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि कौन से लेखक एक बड़ी समस्या होते हैं। ठीक है, यानी कि किस प्रकार के लेखक एक सबसे बड़ी समस्या होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका अनुभवहीन, सेकंड ऑप्शन है आपका अनुभवी, थर्ड ऑप्शन है अनुभव संपन्न और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन से लेखक एक सबसे बड़ी समस्या होते हैं। देखिए कोई भी लेखक या फिर कोई भी टीचर्स है, ठीक है, एक तो यदि वो एक्सपीरियंस वाला है, एक्सपीरियंस से पूरी तरह से संपन्न है, ठीक है, तो वो सही होगा। लेकिन जो एक अनुभवहीन, जिसके पास कोई भी अनुभव ही नहीं रहेगा, ठीक है, वो जो लेखक होता है, एक अनुसंधानकर्ता जो होता है, ठीक है, जो आपका लेखक होता है वो क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी समस्या लेकर के आता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं रहता है। जिसको अनुभव नहीं रहता है किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, वो हर एक चीज़ को यानी कि सीखते हुए करता है, वो अपने तरीके से नहीं कर पाता है। लेकिन जो अनुभवी होते हैं, अनुभव संपन्न होते हैं, वो लेखक जो होता है उनके लिए कोई भी समस्या की बात नहीं होती, क्योंकि उनको हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही पता होता है। ठीक है, किसका परिणाम क्या होगा, ये क्या है, कैसे नहीं है। ठीक है, तो कौन सी एक बड़ी समस्या होती है, यानी कि जो अनुभवहीन लेखन होते हैं वो लेखक की एक सबसे बड़ी समस्या होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध लेखन की प्रक्रिया होती है, यानी कि जो शोध लेखन है उसकी प्रक्रिया कैसी होती है, एकल होती है, द्वितीयक होती है, तृतीयक होती है, या फिर चतुर्थ प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए जो शोध लेखन की प्रक्रिया होती है वो एकल होती है, यानी कि सिंगल होती है शोध लेखन की प्रक्रिया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और बहुत ही ज़्यादा, वैसे ये क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, ठीक है, बट मैं आप लोगों को करा दे रही हूँ। क्वेश्चन है कि बजरन एवं ग्रेफ ने प्रतिवेदन लेखन को प्रारंभ करने की स्थिति में आयोजन हेतु प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं, यानी कि जो बजरन एवं ग्रेफ हैं इन्होंने प्रतिवेदन लेखन को प्रारंभ करने की स्थिति में आयोजन हेतु कौन कौन से यानी कि प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन है अंतिम रेखा निश्चित करना, सेकेंड है नियमित रूप से लिखना, थर्ड है कार्य करने की लय की रचना करना, फोर्थ ऑप्शन है जैसे ही तैयार हो खंड लिखना, फिफ्थ ऑप्शन है कि उस बिंदु पर रुकना जहां से पुनः लिखना आसान हो, सिक्स ऑप्शन है दोहराने हेतु स्थान छोड़ना, और लास्ट है आपका अपनी योजना का प्रचार करना। ठीक है, तो ये सभी आपके बजरंग एवं ग्रेफ के द्वारा प्रतिवेदन लेखन को प्रारंभ करने की स्थिति में आयोजन हेतु प्रारंभिक बिंदु प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन आपका उपयुक्त यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन तो आप लोगों से पूछेगा नहीं, बट आप लोग जानकारी के लिए जानते रहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि शोध लेखन की रूपरेखा के प्राथमिक खंड में होते हैं, यानी कि जो शोध लेखन की यानी कि रूपरेखा जो होती है उसमें प्राथमिक खंड में कौन कौन होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका शीर्षक पेज, सेकेंड ऑप्शन है आपका आभार प्रदर्शन यदि कोई हो तो, ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका विषय वस्तु की तालिका, फोर्थ पॉइंट है आपका तालिका की सूची यदि कोई हो तो, यानी कि कोई तालिका हो तब उसकी आप सूची बनाएंगे, पांचवा ऑप्शन है चित्र की सूची यदि कोई चित्र हो तो, ठीक है, और लास्ट है आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 6 आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे फटाफट से हम लोग आज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा रहे, वैसे हम जल्दी ही आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन है कि शोध लेखन की रूपरेखा मुख्य भाग, यानी कि जो शोध लेखन की रूपरेखा है उसका मुख्य भाग कौन सा है। पहला ऑप्शन है परिचय, सेकेंड ऑप्शन है संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन या पूर्व शोध कार्यों का विश्लेषण, थर्ड ऑप्शन है अध्ययन की डिजाइन, फोर्थ है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण, और फिफ्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे राइट ऑप्शन पूछा है कि शोध लेखन की रूपरेखा के मुख्य भाग है, तो ये सभी आपके शोध लेखन की रूपरेखा के मुख्य भाग है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो फिफ्थ ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी, वही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है।
क्वेश्चन है कि शोध लेखन की रूपरेखा के संदर्भ खंड में होते हैं, ठीक है। यानी कि जो शोध लेखन की रूपरेखा के संदर्भ खंड में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका संदर्भ ग्रंथ सूची, सेकंड है परिशिष्ट, थर्ड ऑप्शन है आपका उपर्युक्त दोनों, और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए जो शोध लेखन की रूपरेखा के संदर्भ खंड में होते हैं वो आपको संदर्भ ग्रंथ सूची और परिशिष्ट दोनों ही होते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि ड्राफ्टिंग क्या है, ठीक है, यानी कि जो ड्राफ्टिंग है वो क्या है। पहला ऑप्शन है लेखन प्रक्रिया की पूर्व की अवस्था है, सेकंड है लेखन प्रक्रिया के बाद की अवस्था है, थर्ड ऑप्शन है केवल एक, फोर्थ ऑप्शन है केवल दो। देखिए ये क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं पेपर में, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग इसको मान के चलिएगा, ठीक है। तो देखिए जो ड्राफ्टिंग होती है, ठीक है, वो क्या है, तो वो आपकी लेखन प्रक्रिया की पूर्व की अवस्था होती है, ठीक है, जो ड्राफ्टिंग होता है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड होगा वही बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि लेखन प्रक्रिया के पूर्व की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, ड्राफ्टिंग कहलाती है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि ड्राफ्टिंग या मसौदा तैयार करना लेखन प्रक्रिया की वह अवस्था है जिसमें लेखक अपनी जानकारियों एवं विचारों को वाक्य एवं पैराग्राफ में संगठित करता है। पहला ऑप्शन है रिचर्ड नॉर्डक्विस्ट, सेकेंड ऑप्शन है आपका टॉबे फुटविलर, थर्ड ऑप्शन है आपका एलहांस रहेगा, ठीक है, ये आपका एलहांस रहेगा, एलहांस, फोर्थ ऑप्शन है घोष एवं चौधरी। तो देखिए जो स्टेटमेंट दिया गया है कि किसने कहा है कि ड्राफ्टिंग या मसौदा तैयार करना लेखन प्रक्रिया की वह अवस्था है जिसमें लेखक अपनी जानकारियों एवं विचारों को वाक्य एवं पैराग्राफ में संगठित करता है। तो ये आपके रिचर्ड नॉर्डक्विस्ट के कथन है, ठीक है, यानी कि इन्होंने ही कहा है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि रिचर्ड नॉर्डक्विस्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि ड्राफ्टिंग की विशेषताएं बताइए, यानी कि जो ड्राफ्टिंग है उसकी क्या विशेषताएं हैं इसको आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ड्राफ्टिंग लेखन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है, सेकेंड ऑप्शन है यह लेखन प्रक्रिया का आवश्यक एवं जीवंत भाग है, थर्ड पॉइंट है ड्राफ्टिंग संशोधन करने में सहायता करता है, और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही ऑप्शन जो दिए गए हैं आपके ड्राफ्टिंग की विशेषताएं में, कि ड्राफ्टिंग जो होती है ये लेखन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि लेखन प्रक्रिया की कौन सी अवस्था होती है, तो जबकि ड्राफ्टिंग होती है वही लेखन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था कहलाती है, ठीक है। सेकंड कह दिया था यह लेखन प्रक्रिया के आवश्यक एवं जीवंत है, ठीक है, और ड्राफ्टिंग जो होता है वो संशोधन करने में आवश्यक यानी कि सहायता करता है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि ड्राफ्टिंग के कार्य हैं, यानी कि जो ड्राफ्टिंग होते हैं उसके कौन कौन से कार्य हैं। पहला ऑप्शन है आपका अधिक एक रूप व जुड़े हुए पाठ्य का विकास, सेकेंड ऑप्शन है आपका विचारों को संगठित करना, थर्ड ऑप्शन है आपका उदाहरणों एवं विचारों की व्याख्या करना, फोर्थ ऑप्शन है अस्थिरता को हटाना, फिफ्थ ऑप्शन है आपका केंद्रीय विचार या बिंदु की खोज करना, सिक्स ऑप्शन है आपका मुख्य विचारों पर अधिक परिश्रम करना, और सेवेंथ ऑप्शन है आपका गलतियों को पकड़ना, और लास्ट के एट्थ पॉइंट है आपके उपर्युक्त सभी। तो ये सभी यानी कि जितने भी आपके सेवेंथ पॉइंट बताए गए हैं ये सभी आपके ड्राफ्टिंग के कार्य हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो 8 थे वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया है, यानी कि ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया क्या है। पहला ऑप्शन है आपका यहाँ पर कि पूर्व लेखन करना, सेकंड है रफ ड्राफ्ट बनाना, थर्ड ऑप्शन है आपका मध्यवर्गीय ड्राफ्ट बनाना, फोर्थ ऑप्शन है आपका अंतिम ड्राफ्ट बनाना, और लास्ट क्या ऑप्शन है आपका फिफ्थ उपर्युक्त सभी। तो ये सभी आपके ड्राफ्टिंग की प्रक्रिया है, पूर्व लेखन करना, रफ ड्राफ्ट बनाना, मध्यवर्गीय ड्राफ्ट बनाना और अंतिम ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फिफ्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पूर्व लेखन की प्रक्रिया है, यानी कि जो पूर्व लेखन की प्रक्रिया होती है वो क्या होती है। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क को आंदोलित करना, सेकंड ऑप्शन है आपका मुक्त लेखन करना, थर्ड ऑप्शन है आपका रूपरेखा बनाना, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो लेखन की प्रक्रिया होती है आपके मस्तिष्क को आंदोलित करती है, मुक्त लेखन करना आपको कराती है, ठीक है, और रूपरेखा बनाती है, जो पूर्व लेखन प्रक्रिया होती है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी।
ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि कोई भी शोध लेखन लिखने के उद्देश्य है, यानी कि जो कोई भी शोध लेखन होता है उसके लिखने के क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है यह लेखक एवं पाठक दोनों को स्पष्ट जानकारी दे सके। सेकेंड ऑप्शन है कि वह पाठकों तक सही रूप में पहुँचे, ठीक है। और थर्ड है उपयुक्त दोनों, और फोर्थ है कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त दोनों ही। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है आपका कि निरीक्षण के उद्देश्य होते हैं, यानी कि निरीक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका कि लेखक द्वारा अपने स्वयं के लेखन का मूल्यांकन करना। सेकेंड ऑप्शन है आपका शोध लेखन के कमजोर एवं शक्तिशाली बिंदुओं को पहचाना जा सकता है, और थर्ड है उपयुक्त दोनों, फोर्थ है कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपका देखिए जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि निरीक्षण के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। तो देखिए जो निरीक्षण के उद्देश्य होते हैं यहाँ पर आपके उपयुक्त दोनों ही हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेटमेंट आपका है कि किसने कहा है कि किसी सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन ही संगठन कहलाता है। ये किसने कहा है या फिर किसके द्वारा कहा गया है। पहला ऑप्शन है आपका रिचर्ड नॉर्डक्विस्ट के अनुसार, सेकेंड ऑप्शन है आपका हैने ने, और थर्ड है कि कॉफी फुटविलर ने, और फोर्थ ऑप्शन है आपका एलहांस ने। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये आपके हैने के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो सेकंड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध अभिकल्प की व्याख्या किन बिंदुओं में दी जाती है, यानी कि जो शोध अभिकल्प होते हैं, ठीक है, इनकी व्याख्या किन बिंदुओं में दी जाती है। पहला ऑप्शन है आपका प्रविधि की अवधारणा, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रविधि से संबंधित मुद्दे, और थर्ड ऑप्शन है प्रविधि हेतु लिखने की शैली, और फोर्थ है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि शोध अभिकल्प की व्याख्या किन बिंदुओं में दी जाती है, ठीक है। तो जो आपका देखिए शोध अभिकल्प की जो व्याख्या होती है, ठीक है, वो किन बिंदुओं में दी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो आपका फोर्थ है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि शोधकर्ता के लिए मुख्य खंड होता है, यानी कि जो शोधकर्ता है उसके लिए मुख्य खंड क्या होता है। परिणाम एवं चर्चा, सेकेंड है शीर्षक, थर्ड है सारांश लिखना, और फोर्थ है संदर्भ। तो देखिए जो शोधकर्ता के लिए मुख्य खंड होता है वो उसका परिणाम एवं चर्चा होता है, ठीक है, शोधकर्ता के लिए मुख्य खंड। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखें अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि शोध प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। देखिए जो शोध प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो उसका परिचय होता है, या शीर्षक होता है, परिशिष्ट होता है, या फिर संदर्भ होता है। तो जो सबसे शोध प्रबंध का महत्वपूर्ण भाग होता है वो उसका परिचय होता है। ओके, यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है सीमाओं को देखने के लिए शोधकर्ता को स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए, यानी कि सीमाओं को देखने के लिए जो शोधकर्ता है इनको स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए। पहला ऑप्शन है क्या मैंने उद्देश्यों को संशोधित किया है, सेकंड ऑप्शन है क्या ऐसे शोध के क्षेत्र हैं जिन्हें मैंने देखा है, या फिर थर्ड ऑप्शन है कि क्या मेरे द्वारा चुनी गई प्रविधि के व्यवहारिक विकल्प हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध ग्रंथ का संक्षिप्त भाग है, यानी कि जो शोध ग्रंथ का संक्षिप्त भाग होता है वो क्या है। सारांश है, आपका परिचय है, ठीक है, ये आपका परिचय रहेगा, परिचय है, संदर्भ है, या फिर परिशिष्ट है। तो देखिए जो शोध ग्रंथ का संक्षिप्त भाग होता है वो उसका सारांश होता है, ठीक है, शोध ग्रंथ का संक्षिप्त भाग सारांश होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं आपके अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वैसे तो देखिए अब जो भी हम आप लोगों को क्वेश्चन कराएंगे ये आप लोगों के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, और मेरे द्वारा पहले ही आप लोगों को थर्ड पेपर का जो फर्स्ट क्लास है यदि आप लोग उसको देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं। बट एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देती हूँ, हो सकता है कि इससे रिलेटेड आप लोगों के कल के
पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक लेखन शब्द किससे संबंधित है? विज्ञान से, इतिहास से, भूगोल से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो वैज्ञानिक लेखन शब्द है, ठीक है, वो किससे संबंधित है? तो आपको विज्ञान से संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि जिसमें शोध संबंधी वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है उसे कहा जाता है, यानी कि जिसमें शोध संबंधी वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक शोध कहा जाता है, वैज्ञानिक लेखन कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रक्रिया कहा जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो उसको वैज्ञानिक लेखन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसमें शोध संबंधी वैज्ञानिक जानकारी दी जाती है उसको वैज्ञानिक लेखन कहा जाता है। इस प्रकार से आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार के वैज्ञानिक लेखन में प्राकथनों या निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, यानी कि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार के वैज्ञानिक लेखन में प्राकथनों या फिर निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जाता है? पहला ऑप्शन है तार्किक आधार पर, सेकेंड ऑप्शन है आपका क्रियात्मक आधार पर, थर्ड ऑप्शन है भावात्मक आधार पर और फोर्थ ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, तार्किक आधार पर। ओके, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका शोध कार्य है। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पेपर में फर्स्ट पेपर वाले दिन ही पूछा था कि शोध कार्य है। पहला ऑप्शन है अज्ञात के बारे में सही व वास्तविक खोज है, सेकंड है ज्ञात के बारे में सही व अवास्तविक खोज है, थर्ड ऑप्शन है तार्किक खोज है और फोर्थ ऑप्शन है आपका अतार्किक खोज है। ये हूबहू आपके क्वेश्चन में फर्स्ट पेपर वाले में पूछा गया था कि जो शोध कार्य है वो क्या है। ठीक है, तो देखिए जो शोध कार्य होता है वो आपके यानी कि अज्ञात के बारे में सही व वास्तविक खोज है। ठीक है, क्या है? अज्ञात के बारे में सही व वास्तविक खोज है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि शोध का क्या अर्थ होता है, यानी कि जो शोध है उसका क्या अर्थ होता है। पहला ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, नए ज्ञान प्राप्त करना, सेकंड है खोज करना, थर्ड है दोनों और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए जो शोध का अर्थ होता है वो नया ज्ञान प्राप्त करना होता है, खोज करना होता है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक लेखन में, ठीक है, ये आपका वैज्ञानिक लेखन रहेगा, वैज्ञानिक लेखन में किन किन लक्षणों का होना आवश्यक होता है। तो देखिए जो वैज्ञानिक लेखन होता है उसमें किन किन लक्षणों का होना आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रामाणिकता, थर्ड ऑप्शन है आपका परिशुद्धता, फोर्थ ऑप्शन है निश्चित रूपरेखा में और फिफ्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो वैज्ञानिक लेखन में यानी कि किन किन लक्षणों का होना आवश्यक होता है, तो वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, प्रामाणिकता, परिशुद्धता, निश्चित रूपरेखा, इन सभी का ही होना वैज्ञानिक लेखन में आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो आपका फिफ्थ है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी पद्धति एक निश्चित प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी पद्धति एक निश्चित प्रक्रिया है जिसमें क्रमबद्ध सोपान होते हैं। पहला ऑप्शन है वैज्ञानिक पद्धति, सेकेंड है प्रामाणिकता, थर्ड है परिशुद्धता और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति ही एक निश्चित प्रक्रिया है जिसके क्रमबद्ध सोपान होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक लेखन में आवश्यक होता है, यानी कि जो वैज्ञानिक लेखन है उसमें क्या आवश्यक होता है, प्रामाणिकता आवश्यक होता है या फिर परिशुद्धता या निश्चित रूपरेखा या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो वैज्ञानिक लेखन होता है उसमें प्रामाणिकता, परिशुद्धता, निश्चित रूपरेखा ये तीनों ही आवश्यक होता है। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सत्य ज्ञान प्रस्तुत करने का क्या लाभ है, यानी कि जो सत्य ज्ञान आप प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, उसका क्या लाभ है। पहला ऑप्शन है जनसाधारण में फैले हुए भ्रम का नाश, सेकंड है जनसाधारण को जागरूक करना, थर्ड है दोनों और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, यानी कि दोनों। यानी कि जो सत्य ज्ञान प्रस्तुत करने का क्या लाभ होता है, यानी कि जो भी आपके जनसाधारण समाज में फैले हुए कोई भी भ्रम है, ठीक है, उसको भ्रम का नाश करना होता है सत्य ज्ञान प्रस्तुत करके, और जो भी जनसाधारण है, ठीक है, उनको जागरूक करना होता है, यानी कि जागरूक किया जाता है सत्य ज्ञान को प्रस्तुत करके। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि किसके आधार पर आधारित जानकारी वैज्ञानिक लेखन में होना आवश्यक होता है, यानी कि किसके आधार पर आधारित जो जानकारी है वो वैज्ञानिक लेखन में होना आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है आपका प्रामाणिकता, सेकेंड ऑप्शन है परिशुद्धता, थर्ड है दोनों और फोर्थ है कोई नहीं।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किसके आधार पर आधारित जानकारी वैज्ञानिक लेखन में होना आवश्यक होता है, तो वो आपकी प्रामाणिकता पर आधारित जो जानकारी होती है वो वैज्ञानिक लेखन में होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक लेखन में ज्ञान कैसा होना चाहिए, यानी कि जो वैज्ञानिक लेख होता है, ठीक है, इसमें ज्ञान जो है वो कैसा होना चाहिए, सर्वमान्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, या दोनों, या फिर कोई नहीं। तो जो वैज्ञानिक लेख होता है उसमें ज्ञान जो होता है सर्वमान्य एवं सत्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वैज्ञानिक लेख मान्य होते हैं, ठीक है, यानी कि जो वैज्ञानिक लेख है वो मान्य होते हैं। पहला ऑप्शन है फॉर्मेट के अंतर्गत नहीं लिखे गए लेख, सेकंड है फॉर्मेट के अंतर्गत लिखे गए लेख, थर्ड है दोनों, और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए जो वैज्ञानिक लेख होते हैं वो कब मान्य होते हैं, जब आप फॉर्मेट के अंतर्गत लिखे होंगे आप लेख अपना, ठीक है, तभी वो मान्य होगा। तो इस प्रकार से फॉर्मेट के अंतर्गत लिखे गए लेख जो होते हैं वो वैज्ञानिक लेख मान्य होते हैं। तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य बताइए, यानी कि जो वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य हैं इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो पहला ऑप्शन दिया है आपका, ठीक है, 1 मिनट नीचे, अच्छा केवल 4 ही इसमें ऑप्शन दिया है, इसमें तो आपका 5 ऑप्शन है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यानी कि देखिए जो वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्य होते हैं, पहला है संचार के माध्य के रूप में, सेकंड है ज्ञान का एक आलेख प्रस्तुत करना, थर्ड है ज्ञान का विस्तार करना, और फोर्थ है अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित करना, ठीक है। तो देखिए जो लेखन के उद्देश्य हैं, ठीक है, ये चारों ही आपके बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक 5 ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें लिखना होना चाहिए था कि सभी, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी ये क्या है, सत्य हैं। आपका 5वां ही ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको 3 ही ऑप्शन दे, ठीक है, और चौथे में ही आपको उपयुक्त सभी दे दे, तो आप लोग चौथा ही लगा दीजिएगा उपयुक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा वैज्ञानिक लेखन के उद्देश्यों के बारे में, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर वैज्ञानिक लेखन, ये रहेगा, ये आध्यात्मिक हो गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, वैज्ञानिक। इस पे राइटिंग बनती नहीं है बट फिर भी मैं लिख देती हूँ आप लोगों की सहायता के लिए, ठीक है। यानी कि वैज्ञानिक लेखन के कितने प्रकार होते हैं, पहला ऑप्शन है आपका 2, सेकंड ऑप्शन है आपका 4, थर्ड ऑप्शन है 6, और फोर्थ ऑप्शन है आपका 8। तो देखिए जो वैज्ञानिक लेखन होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं वैज्ञानिक लेखन के, आपके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। और अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि वैज्ञानिक लेखन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि वैज्ञानिक लेखन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि शोध पत्रिका शैली का वैज्ञानिक शोध या आर्टिकल लेखन, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रोजेक्ट प्रतिवेदन, थर्ड ऑप्शन है आपका शोध प्रतिवेदन लिखना, और फोर्थ है शोध ग्रंथ लेखन, और लास्ट है आपका फिफ्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी। तो जो वैज्ञानिक लेखन के प्रकार होते हैं ये सभी आपके 4 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखें अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि लघु प्रोजेक्ट के शोध कार्य का प्रतिवेदन किन किन रूपों में होता है, यानी कि जो लघु प्रोजेक्ट के शोध कार्य का प्रतिवेदन होता है वो किन किन रूपों में होता है। पहला ऑप्शन है शोध पत्रिका में छापने हेतु, सेकंड है शोध पत्र लेखन शोध सेमिनार में पढ़ने हेतु, थर्ड है दोनों, और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए जो लघु प्रोजेक्ट के शोध कार्य प्रतिवेदन होता है, ठीक है, ये किन किन रूपों में होता है, ये दोनों ही रूपों में होता है, यानी कि शोध पत्रिका में छापने हेतु और शोध पत्र लेखन शोध सेमिनार में पढ़ने हेतु, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पीएचडी थीसिस में शोध ग्रंथ लेखन कितने शब्द का होता है, यानी कि जो पीएचडी जो लोग करते हैं, ठीक है, इसमें जो पीएचडी थीसिस है इसमें शोध ग्रंथ लेखन के कितने शब्द यानी कि शब्दों को लिखना होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका 80,000 शब्द, सेकंड है 40,000 शब्द, थर्ड है आपको 12,000 शब्द, और फोर्थ है उपर्युक्त सभी। इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो पीएचडी थीसिस होता है इसमें शोध ग्रंथ लेखन में कितने शब्द होते हैं, इसमें 80,000 शब्द लिखने होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि स्नातकोत्तर या एमफिल की उपाधि हेतु कितने शब्दों का प्रतिवेदन लिखा जाता है। पहले देखिए आपको एमफिल होता था, ठीक है, अब आप कोई एमफिल वगैरह कर नहीं रहा है, तो जो भी स्नातकोत्तर या फिर एमफिल की उपाधि हेतु कितने शब्दों का प्रतिवेदन लिखा जाता था। पहला ऑप्शन है आपका 30,000 से 40,000 शब्दों तक, सेकेंड ऑप्शन है आपका 12,000 से 30,000 शब्दों तक, थर्ड ऑप्शन है आपका 10,000 से 15,000 शब्दों तक, और फोर्थ है कोई नहीं। तो देखिए जो स्नातकोत्तर या फिर एमफिल की उपाधि हेतु कितने शब्दों का प्रतिवेदन लिखा जाता है, तो ये आपका
12,000 से लेकर के 30,000 शब्दों तक लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि शोध प्रतिवेदन होता है, यानी कि जो शोध प्रतिवेदन होता है वो कैसा होता है? सामान्य होता है, विशिष्ट होता है, भिन्न, निम्न होता है या फिर कोई नहीं? तो देखिए जो शोध प्रतिवेदन होता है ये आपका सामान्य होता है, ठीक है। यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि प्रतिवेदन की नींव किस अवस्था सॉरी प्रतिवेदन की नींव को किस अवस्था में स्थापित करना आवश्यक होता है? थोड़ा सा क्वेश्चन में गलतियाँ हैं कि प्रतिवेदन की नींव को, ठीक है, यानी कि यहाँ पर नींव को किस अवस्था में, ठीक है, किस अवस्था में स्थापित करना आवश्यक होता है? आयोजन, विश्लेषण, संश्लेषण या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा आयोजन, यानी कि जो प्रतिवेदन की नींव होती है, ठीक है, उसको किस अवस्था में स्थापित करना आवश्यक होता है? आयोजन, यानी कि जब आप योजना बनाते हैं तभी आप प्रतिवेदन की जो नींव होती है, ठीक है, उसको स्थापित कर देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के हम लोग अपने जो साइंटिफिक राइटिंग यानी कि पेपर 3 इसकी क्लास में, आज हम लोग लास्ट क्लास में 65 क्वेश्चन अपने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर दीजिए। चैनल है आपका लर्न विद अल्पना और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप सभी लोगों को मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपने कल की अपने आंसर की वाले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।